नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थल पर भी कार्यक्रम। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे। देहरादून गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हुए शामिल। महात्मा गांधी को किया नमन। खुल गया विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क का फोटो जोन। डे जंगल सफारी और नाइट स्टे कर सकेंगे पर्यटक। मानसून सीजन के चलते 3 महीने था बंद। पच्चीसवीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 में पौड़ी, टिहरी, देहरादून और चमोली ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंडर 17 में नैनीताल ने दर्ज की जीत। उत्तराखंड में आज नहीं होगी बारिश। जाने से पहले एक बार जमकर बरसेगा मॉनसून। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मौसम में ठंडा। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों को सीएम धामी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धामी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुजफ्फरनगर दौरा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में वर्तमान में तब और अब, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूं, तब संयुक्त प्रदेश था, लेकिन मैं कह सकता हूं बहुत भरोसे के साथ कि तब और अब उत्तराखंड में जमीन और आसमान। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर जहां पूरा देश अहिंसा के पथ पर चलने की शपथ लेता है, वहीं आज से करीब 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गोलीकांड की घटना घटित हुई, जिसे उत्तराखंड अभी तक नहीं भूल पाया है। निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर यूपी पुलिस ने गोलियां बरसाई थीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं और राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जिन्होंने राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू देहरादून पहुंचे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत की पिछले 1 दशक की स्वच्छता उपलब्धियों को लेकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है
आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूँ कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिम के फाटो गतिविधियां मानसून सत्र के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। पर्यटकों के डे सफारी के साथ ही रात्रि विश्राम का लुत्फ उठाएंगे। वहीं उत्तराखंड में बारिश को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने 30 सितंबर तक के लिए फाटो पर्यटन जोन में जंगल सफारी बंद की थी। वहीं अब एक बार फिर से फाटो पर्यटन जोन में रास्ते को दुरुस्त कर फाटो जोन को शुरू कर दिया है। इस जोन में पर्यटन गतिविधियां तराई पश्चिमी द्वारा शुरू कर दी गई हैं। क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने और तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य ने पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर पार्क के अंदर भ्रमण पर रवाना किया। आज हम लोगों ने फाटो शुरू कर दिया है और जो सुबह के टाइम पे सुबह की जो पाली में आज माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। लगभग 50 गाड़ियां आज पूरी गई हैं और अभी ये पता चला है कि शाम के सत्र में भी पूरी 50 गाड़ियां हैं। तो इस तरह से जो बहुत अच्छे तरीके से जोरदार तरीके से हमारे फाटो सत्र का आज हुआ। स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में 25वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालिका वर्ग में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में कई जिलों की प्रतियोगिताएं हुई। अंडर 14 आयु वर्ग में टिहरी की वॉलीबॉल टीम ने चंपावत को पराजित किया। वहीं चमोली और देहरादून में खेले गए मैच में देहरादून की टीम ने जीत दर्ज की। इस प्रकार पौड़ी, टिहरी, देहरादून और चमोली की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंडर 17 की प्रतियोगिता में देहरादून की टीम ने चमोली को पराजित किया। जनपद पौड़ी की टीम ने अल्मोड़ा को और नैनीताल अल्मोड़ा के बीच खेले गए मैच में नैनीताल की टीम ने जीत दर्ज की। अंडर 19 प्रतियोगिता में बागेश्वर टिहरी की टीम के बीच हुए मुकाबले में बागेश्वर ने जीत दर्ज की। अल्मोड़ा और चमोली की टीम के बीच खेले गए मैच में अल्मोड़ा ने जीत दर्ज की। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में उत्तराखंड वन विकास निगम ने उप खनिज निकासी का कार्य शुरू हो चुका है। डोईवाला की स्थानीय जनता अब तक महंगी दरों में भवन निर्माण के लिए उप खनिज खरीदने को मजबूर थी, तो वहीं अब निगम ने संचालित इस खनन प्लॉट से स्थानीय जनता को सस्ती दरों में उप खनिज मिल पाएगा। बता दें कि लगभग 29 लाख टन उप खनिज का उठान होना है, जो स्थानीय जनता को लगभग 21 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर उप खनिज मिलेगा। उप खनिज निकासी कांटे का उत्तराखंड वन विकास निगम देहरादून के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र आर्य ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान डीएलएम ऊसापुरी के साथ थनो वन रेंज अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हमें राज्य सरकार से नदी प्राप्त हुई है खनन के लिए और पर हमारा जो समय होता है 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ होता है, तो आज हमने ठीक 1 अक्टूबर से यहाँ खनन कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब करीब 450 वाहन यहाँ से खनिज की निकासी करते हैं, तो जब बाज़ार में 450 खनन वाहनों का मटेरियल आएगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी, खनन के रेट नीचे होंगे। तहसील दिवस में उठी समस्याओं को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करें। ये निर्देश जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने काशीपुर ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस में दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री भी जन समस्याओं की समीक्षा करते हैं, इसलिए तहसील दिवस में पंजीकृत समस्याओं को समय से निस्तारण करते हुए मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। तहसील दिवस में विभिन्न प्रमाण पत्र, सड़क, बिजली, पानी और जल भराव, राशन कार्ड, आवास, पेंशन आदि से संबंधित 152 शिकायत पंजीकृत हुई, जिसमें से 67 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता है।
देखिए, अभी तक जो तहसील दिवस में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं वो 70 लोगों से माने 70 शिकायतों से ज़्यादा समस्याएं आ चुकी हैं और उनका निस्तारण भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर समस्याएं क्या मांग है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में है, उनके आवेदन पत्र हैं। उनका ये कहना है कि हमारे आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया। हम उसके लिए टाइम फ्रेम फिक्स कर दिए हैं कि 15 दिन के भीतर नगर निगम क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में जितने आवेदन आज आए हैं और जो नगर निगम में पहले से पड़े हैं निस्तारण करें। भगवानपुर संत रविदास मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य के रूप में भाजपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने बुजुर्गों को उपकरण वितरण किए, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भाजपा नेता की जमकर तारीफ की। हालांकि जगत बंधु ट्रस्ट भाजपा नेता के नेतृत्व में लगातार बुजुर्गों की सेवा कर रही है, जिसकी खूब प्रशंसा की जा रही है। सुबोध राकेश ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुजुर्गों का अलग अलग विधानसभा में सम्मान किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे देश में आज चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे विभाग के मंत्री वीरेंद्र जी के माध्यम से इस कार्यक्रम को हर जगह आयोजित किया जा रहा है। जैसे आपने देखा है कि साइड में लाइव कार्यक्रम चल रहे हैं हर जगह के, पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी हमारे ये कार्यक्रम, हमारे बुजुर्गों को उपकरण वितरण के कार्यक्रम हर जगह चल रहे हैं, वो लाइव हर जगह का दिखाई दे रहा है। हमारा भगवानपुर का ये जो कार्यक्रम है ये भी लाइव पूरे देश में देखा जा रहा है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योजना के साथ केंद्र सरकार इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रही है। जनों को जो सहायक उपकरण दिए जा रहे थे उसके वितरण का कार्यक्रम है और भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग आए हैं और उनको सहायक उपकरण का वितरण किया जा रहा है। सुबोध राकेश जी के द्वारा बुजुर्गों को क्षेत्र के बहुत सारे उपकरण दिए जा रहे हैं जो उनके दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। कान की मशीनें हैं, चलने के लिए स्टिक्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जगत बंधु ट्रस्ट और एलिम्को कंपनी के माध्यम से मोदी जी की जो योजना है देश भर में चल रही है, तो उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी संख्या। बजरंग दल के आह्वान पर लव जिहाद, भू जिहाद, खाद्य जिहाद और नए बाहरी व्यक्तियों के द्वारा क्षेत्र में व्यापार के बहाने किए जा रहे अपराधों के खिलाफ हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवा शामिल हुए। जय श्री राम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। विहिप जिला अध्यक्ष मोहित पांडे के दिशा निर्देश पर यात्रा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पांडे और नगर अध्यक्ष अमित शाह सहित समस्त कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लव लैंड और खाद्य जिहादी तेजी से बढ़ रहा है। बाहर से व्यापार के बहाने आए विधर्मी लोगों के द्वारा शांत क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं के खिलाफ और हिंदुओं को जगाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आज समाज में सब विकृतियां बढ़ते रह रही हैं। समाज हमारा हिंदू समाज सारा सोया हुआ है। इनको जगाने का मेन उद्देश्य तो इनको जगाने का है और समाज में हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, इसको बचाने के लिए और इसको जागृत करने के लिए ये सारी यात्रा निकाली जा रही है। पूरे शहर में एक भगवा लहराएगा, श्री राम धुन बजेगी और हर एक को ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक संगठन जो हिंदुओं की हमेशा हितों की बात करता है वो यहाँ पर जागृत हुआ है, वो हमारे बीच में आया है। इसके बाद हमारा स्टेशन में एक सभा होगी, उसके बाद हनुमान चालीसा और प्रसाद वितरण के साथ ये सभा चलेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में
अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के धरने की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि आईआईटी रुड़की परिसर में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं का प्रवेश खोलने और बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करने की मांग है। नगरवासियों ने बोट क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगें पूरी करने की मांग की। ये तानाशाही डरती और जो आवागमन जनता का रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष था और काफी समय से ये समस्या चल रही है। आप मीडिया के माध्यम आपको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। समझता हूँ कि ऐसा क्या दिक्कत है कि आईटी में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आईटी अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोग अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें और उसके द्वारा लोग अंदर जाने दें ताकि लोग अंदर जा सकें, घूम सकें, अपने मेहमानों को घुमा सकें और पर्यटन स्थली है जो लोग घूमें। तो ये आज जनता की आवाज के लिए जो समस्याओं से अवगत कराया, जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं, उनमें से एक है कि पहले जो है आईटी द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो जरूरत है वो एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबके लिए ओपन स्पेस की जरूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है निस्तारण हो।
रामनगर में सोमवार की रात पहले दिन स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगमंच पर नारद मुह की लीला का सुंदर मंचन किया गया। रामलीला का शुभारंभ पीरू मदारा पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील धानिक ने करते हुए रामलीला कमेटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई और महिला सुरक्षा को लेकर हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। बता दें कि श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायते वाली रामलीला कोसी रोड के तत्वाधान में इस वर्ष की रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा महान निर्देशक और निर्देशक के निर्देशन में किया जा रहा है। आज पायते वाली रामलीला का शुभारंभ हो गया है। श्री राम भगवान की बड़ी अनुकंपा है हम सभी धर्म प्रेमी जनता पर, रामनगर की जनता पर। और 12 अक्टूबर का दशहरा है और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के अनुमति से हमें जो है अनुमति मिल गई है। वहाँ पुतला दहन की एम.बी.टेक कॉलेज ग्राउंड में अनुमति मिल गई है और दशहरे का पर्व रामनगर की सभी धर्म प्रेमी जनता वहीं एम.बी.टेक कॉलेज के ग्राउंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। उत्तराखंड का नैनीताल अपनी कुदरती खूबसूरती, झील और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। हालांकि तेजी से शहर के विस्तार ने पर्यावरण के जानकारों और भूविज्ञानियों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बेतरतीब कंस्ट्रक्शन और आबादी के बढ़ते घनत्व से शहर को खतरा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का नैनीताल देश के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट में शुमार है। नैनीताल अपनी कुदरती खूबसूरती, झील और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। हालांकि तेजी से शहर के विस्तार ने पर्यावरण के जानकारों और भूविज्ञानियों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बेतरतीब कंस्ट्रक्शन और आबादी के बढ़ते घनत्व से शहर को खतरा है। नैनीताल आज अपने अस्तित्व को खोते हुए जा रहा है, 2 कारणों की वजह से। एक, जो हमारी जो मैनेजमेंट और प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं कोप अप नहीं कर रही नेचर के साथ, और दूसरी तरफ जो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो डेंसिटी जो उसकी लोड बेयरिंग क्षमता नैनीताल की होनी चाहिए उसको बिना ध्यान में रखते हुए, उसको इग्नोर करते हुए सारी चीज़ें की, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इनको कंसिडर किया जाना चाहिए, और तभी यहाँ की फ्यूचर प्लानिंग और यहाँ की बसागत होनी चाहिए। प्रशासन के मुताबिक नैनीताल में कई जगह अरसे से लैंडस्लाइड होता रहा है। उन जगहों पर जोखिम कम करने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नैनीताल के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी एरिया ऐसा है जो ट्रेडिशनली भूस्खलन प्रभावित एरिया है, और समय समय पर राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से उसके जो भूगर्भीय सर्वेक्षण हैं, टेक्निकल स्टडीज़ हैं, वो सब किया भी गया है, और उनमें से कुछ एरियाज़ में विस्तृत DPR बनाकर काम भी शुरू किया गया है। तो ये लगातार इन सब एरियाज़ में जो भूस्खलन प्रभावित एरियाज़ है इसमें दीर्घकालीन उपायों के लिए गवर्नमेंट की ओर से प्रयास करे जा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की भी विभिन्न एजेंसीज इनमें लगी हुई हैं। प्रयास यही है कि इसको खतरे को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक नैनीताल और आसपास के इलाकों में किसी भी विकास प्रोजेक्ट की योजना बनाने से पहले वहां के पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने मल्लीताल मैदान का जिक्र किया जो 1880 में नैनीताल में हुए लैंडस्लाइड की वजह से बना था। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं की आशंका अब भी बनी हुई है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थल पर भी कार्यक्रम। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे देहरादून गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हुए शामिल। महात्मा गांधी को किया नमन। खुल गया विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क का फाटो जोन। डे जंगल सफारी और नाइट स्टे कर सकेंगे पर्यटक। मानसून सीजन के चलते 3 महीने था बंद। 25वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 में पौड़ी, टिहरी, देहरादून और चमोली ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंडर 17 में नैनीताल ने दर्ज की जीत।
उत्तराखंड में आज नहीं होगी बारिश, जाने से पहले एक बार जमकर बरसेगा मॉनसून। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मौसम में ठंडा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।